हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह पादपों के शरीर से संबंधित है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो जटिल ऊतकों से संबंधित है। इससे पहले की वीडियो में आप स्थायी ऊतक के विषय में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको जिस पादप ऊतक के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ वह है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक इसके नाम से स्पष्ट है कि यह जटिलता लिए हुए होता है, यह सरलता लिए हुए नहीं होता। और जटिल ऊतक इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इससे पहले आपने पढ़ा कि पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक विविजोतक या मेरिस्टेम ऊतक होता है और दूसरा स्थायी ऊतक होता है। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक वो पादप ऊतक होते हैं जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हम जटिल ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब आगे देखते हैं ये जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, पादपों में जटिल ऊतक दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जटिल ऊतक कहलाता है जाइलम और दूसरा जटिल ऊतक कहलाता है फ्लोएम। जाइलम को जो है समवन ऊतक भी कहते हैं। समवन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी को पहुंचाने वाला, कंडक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं, कंडक्शन करने वाला। तो यह किसका संबंध करते हैं? जाइलम जड़ से जल व खनिज लवणों को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे समवन ऊतक भी हम कहते हैं। इसी तरह से फ्लोएम जो है यह भी एक समवन ऊतक होता है। यह किसका संबंध करता है? यह भोजन का संबंध करता है। पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है, इसलिए फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक होता है। अर्थात पौधों में दो संवहन ऊतक होते हैं या दो जटिल ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब हम चलते हैं जाइलम के जो विभिन्न तत्व होते हैं। जाइलम के विभिन्न तत्व या विभिन्न अवयव चार होते हैं। पहला कहलाता है वाहिनिकी। वाहिनिकी या ट्रैकिड इसको इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा होता है वाहिका या वैसेल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा होता है जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर्स। चौथा होता है जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृदुतक इसको हम कहते हैं। इसी तरह से फ्लोएम के भी चार अवयव होते हैं। पहला होता है चालिनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स। दूसरा होता है सहचर कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स। तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा होता है फ्लोएम तंतु। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें चार चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और चार चार प्रकार की कोशिकाओं से इनमें जटिलता आ जाती है। और ये जो चार चार प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं यह कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जाइलम के ये जो विभिन्न अवयव हैं वे कैसे होते हैं, उनकी रचनाएं कैसे होती हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो बच्चों, जाइलम का जो कार्य है मुख्यतः आपको पता है कि वह जल का अवशोषण करता है और खनिज लवण का अवशोषण करता है और उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो विभिन्न भागों तक उसको जो है जल की सप्लाई करनी है, वाटर की सप्लाई करनी है, तो निश्चित रूप से उसमें नलिकाएं जैसी पाई जाएंगी। इसी तरह फ्लोएम ने भी जो है भोजन की सप्लाई करनी है तो उसमें भी वैसी नलिकाएं पाई जाती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जाइलम के विभिन्न अवयव क्या होते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं जाइलम के विभिन्न अवयव और उनकी रचना। पहला अवयव था वाहिनिकी। वाहिनिकी या ट्रैकिड जिसे हम कहते हैं, यह जो है लंबी तथा नलिकाकार कोशिका होती है जिसकी भित्ति मोटी, लिग्निन युक्त एवं गुहिका शुंडाकार होती है। ये मृत कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इसमें परिपक्व अवस्था में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। तो अब आप देखें कि इसकी जो ये रचना है आप देख रहे हैं, ये रचना इसकी पहली बाहरी रचना बना रखी है और ये आंतरिक रचना इसकी बता रही है। ये जो दो चित्र मैंने बना रखे हैं, तो बाहरी रचना में इसके जो है ये गड्ढे पाए जाते हैं, गर्तिकाएं पाई जाती हैं जिसको हम पिट कहते हैं। और ये इसकी जो भित्ति होती है ये लिग्निन युक्त होती है, इसलिए ये बहुत हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है और मोटी होती है। अब इसके अंदर ये गुहिका पाई जाती है यानी खाली स्थान पाया जाता है। इसी खाली स्थान के अंदर ये पानी को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। वाहिनी वास्तव में ज्यादातर ये अनावर्त बीजी पौधों में पाई जाती है या जिम्नोस्पर्म में ये ज्यादा पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जो दूसरा अवयव है उसे वाहिका कहते हैं या वैसिल कहते हैं।
यह मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है जल के संवहन के लिए, क्योंकि यह लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। यह एक लंबी नलिका बेलनाकार नली होती है जो कई कोशिकाओं या वाहिका अवयवों से मिलकर बनती है। जो वाहिका के अवयव होते हैं, एक वाहिका की कोशिका दूसरी वाहिका की कोशिका से लंबाई में सट जाती है, फिर तीसरी सट जाती है, चौथी सट जाती है। इस तरह से लंबी लंबी बेलनाकार नलियां बन जाती हैं जो कि वाहिका का निर्माण करती है। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं कि यह जो है, यहाँ पर आपको दो वाहिका अवयव दिखाई दे रहे हैं जो आपस में सटकर इस वाहिका का निर्माण कर रहे हैं या नलिका का निर्माण कर रहे हैं। इसकी भित्ति मोटी लिग्निन युक्त तथा केंद्र में बड़ी गुहिका होती है, यानी केंद्र में ये खाली होती है और इस तरह से नलिकाकार रचना इसकी बन जाती है। बाहर से इसकी ये गर्त पाई जाती है, अंदर से ये खोखली होती है और ये मृत होती है क्योंकि इसमें जो है परिपक्व अवस्था में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। एक वाहिका दूसरी वाहिका से पाइप की भांति जुड़कर लंबी लंबी नलिकाएं बनाकर जल का संवहन का कार्य करती हैं। तो जिस तरह से एक पाइप दूसरे पाइप से जुड़ा होता है और हम जो है उसके द्वारा जो है अपने घर में वाटर की सप्लाई होती है, इसी तरह से वाहिका में भी एक वाहिका दूसरी वाहिका से जुड़कर लंबी लंबी नलिकाएं बनाती हैं और लंबे लंबे पौधों में, ऊंचे ऊंचे वृक्षों में वाहिकाओं के द्वारा ही जल पहुंचता है। आपने देखे होंगे कि 60 फीट ऊंचे वृक्ष होते हैं। 60 फीट ऊंचे वृक्ष में किस तरह से जो है जड़ों से पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। यह पहुंचता है इन छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा, जिनको हम वाहिकाएं कहते हैं, जो जड़ से लेके पेड़ के शीर्ष भागों तक नलिकाओं के रूप में कई नलिकाओं के ढेर पाए जाते हैं जो उसके तने में रहते हैं बने हुए, और ये नलिकाओं के ढेर वाहिकाएं कहलाती हैं और ये जल को संवहन करने का कार्य करती हैं पेड़ के सभी भागों तक और पौधों के सभी भागों तक। तीसरा जो अवयव है वो है जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर। ये जो है वाहिकाओं से जुड़े हुए रहते हैं और वाहिकाओं को सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। ये रेशेदार होते हैं, ये भी मृत होते हैं। चौथा जो है जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, इनकी भित्ति पतली होती है, इसमें लिग्निन नहीं होता है, केवल सेलुलोज होता है और ये स्टार्च के रूप में भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है जाइलम की वो है वाहिका। सबसे अधिक मात्रा में और सबसे महत्वपूर्ण कार्य की दृष्टि से वाहिकाएं होती हैं, बाकी तो उनके सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं। अब अगले चित्र में देखते हैं। ये आप देखिए कि जाइलम के विभिन्न अवयव किस तरह से कोऑर्डिनेट होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। बीच में आप ये जो है सबसे चौड़ी जो रचनाएं दिखाई दे रही है, ये जो है जाइलम की वाहिका है। इससे सटी हुई ये ट्रैकिड है या वाहिनी है। बीच बीच में ये जाइलम तंतु हैं जो इस वाहिका को सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। इधर ये आपको लंबी बेलनाकार जो कोशिकाएं दिख रही हैं, ये जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं दिख रही हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जाइलम के 4 एलिमेंट हैं, 4 अवयव हैं जो किस तरह से एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं और कोऑर्डिनेट होकर पानी के संवहन का कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जाइलम होता है, जो प्राथमिक जाइलम की कितनी तरह का होता है। बच्चों, जो प्राथमिक विभजोतक ऊतक होता है उसके द्वारा जो जाइलम बनता है उसे हम प्राथमिक जाइलम कहते हैं। और यह प्राथमिक जाइलम भी 2 तरह का होता है। पहला कहलाता है प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है, दूसरा कहलाता है मेटाजाइलम जो बाद में बनता है। तो इस तरह से प्राथमिक जाइलम की ये 2 वर्ग हैं। अब प्राथमिक जाइलम की जो स्थिति होती है जड़ और तने में, उस स्थिति के आधार पर प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का जो प्राथमिक जाइलम है उसको हम टेक्निकली कहते हैं मध्यादिदारुक और इंग्लिश में उसे कहते हैं एंडार्क कंडीशन। मध्यादिदारुक कंडीशन क्या होती है? प्राथमिक जाइलम, यदि प्राथमिक जाइलम में मेटाजाइलम परिधि की ओर है या बाहर की ओर है और प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर है, यानी किसी भी तने में या किसी भी जड़ में अगर केंद्र की तरफ जो है यानी भीतर की तरफ जो है अगर प्रोटोजाइलम व्यवस्थित है और बाहर की तरफ या परिधि में मेटाजाइलम व्यवस्थित है तो यह कंडीशन मध्यादिदारुक कहलाती है या एंडार्क इसको हम कहते हैं। यह कंडीशन जो है तने में पाई जाती है, यानी तने में जो प्राथमिक जाइलम होता है उसकी एंडार्क कंडीशन कहलाती है। दूसरी जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं बाह्य आदिदारुक, इंग्लिश में उसे कहते हैं एक्जार्क कंडीशन। ये जस्ट उल्टी होती है, यानी इसमें मेटाजाइलम केंद्र में होता है और प्रोटोजाइलम परिधि में होता है। यह कंडीशन जड़ में पाई जाती है। अब मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम कैसे पहचाने जाते हैं? मेटाजाइलम की जो वाहिकाएं होती हैं वो चौड़ी होती हैं और प्रोटोजाइलम की वाहिकाएं पतली होती हैं, संकरी होती हैं। इस तरह से हम मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की पहचान कर सकते हैं। तो ये आपको मैं बता रहा था कैसे जड़ और तने में प्राथमिक जाइलम अलग अलग स्थिति में पाया जाता है।
इसको हम आगे जब एनाटॉमी हम पढ़ेंगे जड़ और तने की, तब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। अब चलते हैं फ्लोएम की ओर। जिस तरह से जालम के 4 अवयव होते हैं, उसी तरह फ्लोएम के भी 4 अवयव होते हैं। पहला अवयव जालम का कहलाता है चालिनी नलिका या सीव ट्यूब एलिमेंट। तो फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम का कार्य है भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो ये चालनी नलिका भी क्या होती है? चालनी नलिका भी नलिकाओं की समान की रचनाएं होती हैं, जो कि बहुत लंबी लंबी होती हैं, और ये जालम के बाहर लगी रहती हैं। अंदर से जालम होता है, बाहर से फ्लोएम होता है साधारणतः। और तने की बात कर रहा हूं मैं, तने में जो है बीच में जालम होता है, बाहर से फ्लोएम होता है। तो ये जो चालनी नलिकाएं होती हैं, ये फ्लोएम के मुख्य तत्व होते हैं, और ये लंबी नलिका समान रचनाएं होती हैं जो लंबवत रहती हैं और सहचर कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं। इनकी अंतःभित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है। ये देखिए आप, ये चालनी प्लेट आपको दिखाई दे रही है। इनकी अंतःभित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है, जिसे हम चालनी प्लेट कहते हैं। तो ये चालनी प्लेट ये छन्नी की तरह होती है। इससे होकर जो है भोजन छनकर जो है एक चालनी नलिका से दूसरी नलिका में चला जाता है। एक परिपक्व चालनी नलिका में परिधीय कोशिका द्रव्य होता है। वह बड़ी रसधानी होती है, परंतु केंद्रक नहीं होता। ये एक जानने वाली बात है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये परिपक्व हो जाती है चालनी नलिका, तो इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो तो परिधि में चिपका रह जाता है, कोशिका भित्ति की ओर चिपका रह जाता है। बीच में ये खाली होती है, केवल इसमें रसधानी पाई जाती है। इसके कार्यों का नियंत्रण सहचर कोशिका का केंद्रक करता है। क्योंकि ये चालनी नलिका केंद्रक विहीन होती है, तो इसके कार्यों का नियंत्रण जो है सहचर कोशिका का जो केंद्रक है, जो कि दूसरा एलिमेंट है, उसका केंद्रक ये करता है। अब देखते हैं दूसरे एलिमेंट को, जिसे हम कहते हैं सहचर कोशिका या कंपेनियन सेल। सहचर कोशिका ये विशिष्ट पैरेनकाइमी कोशिका होती है, यानी वास्तव में ये मृदुता कोशिका होती है जो कि मॉडिफाई हो जाती है, और ये चालनी नलिका से सटी रहती है। सहचर कोशिकाएं चालनी नलिका का विभव या दाब संतुलन बनाए रखती हैं, और इसके साथ साथ उसका नियंत्रण भी करती है। चालनी नलिका का नियंत्रण सहचर कोशिका के द्वारा ही होता है, क्योंकि उसमें केंद्रक पाया जाता है। ये आप जो है सहचर कोशिका का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बीच में ये केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा जो एलिमेंट है फ्लोएम का, वो है फ्लोएम पैरेनकाइमा। ये लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं जिनका सघन जीवद्रव्य व केंद्रक उपस्थित होता है। ये भोजन संचय का कार्य करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं लंबी बेलनाकार नलिकाएं फ्लोएम पैरेनकाइमा की, और इनके अंदर भोजन संचय होता है स्टार्च के रूप में। चौथा और अंतिम जो एलिमेंट है, अंतिम जो तत्व है, अवयव है जो फ्लोएम का, उसे फ्लोएम तंतु कहते हैं, जो कि जो है दृढ़ोतक का बना होता है, मृत होता है। ये लंबे अशाखित होते हैं, कोई ब्रांच नहीं होती, नुकीले होते हैं, रेशेमय होते हैं, और सारा देने का कार्य करते हैं। तो जहां भी आप फ्लोएम तंतु या कोई भी तंतु देखते हैं, उनका मुख्य कार्य यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्लोएम के 4 विभिन्न अवयव होते हैं। अब देखते हैं अगले डायग्राम में कि 4 विभिन्न अवयव कैसे जो है एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। तो ये आप देखिए, ये फ्लोएम पैरेनकाइमा की कोशिकाएं दिख रही है बेलनाकार सबसे बाहर। इसके अंदर ये सहचर कोशिका आपको दिखाई दे रही है। ये रेड कलर के ये तंतु आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रेड कलर के जो जो मार्क किए गए हैं यहाँ पर, ये तंतु हैं। और बीच में ये चौड़ी जो है ये चालनी नलिकाएं दिखाई दे रही है। बीच बीच में ये छन्नी के समान की चालनी प्लेट आपको दिखाई दे रही है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे फ्लोएम के अवयव आपस में कोऑर्डिनेट करके भोजन के संवहन का कार्य करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में यह समझा कि किस तरह से जटिल ऊतक अलग अलग कोशिकाओं के बने होते हैं। जालम की आपने जो है अलग अलग कोशिकाएं पढ़ी, और फ्लोएम की अलग अलग कोशिकाएं पढ़ी, उनकी रचना भी देखी, और उनके कार्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करी। आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपका जटिल ऊतक के संदर्भ में ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।